नमस्कार। अगर आप एक राजस्थान सरकार के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि उपार्जित अवकाश क्या होता है, जिसे हम सामान्य तौर पर पीएल कहते हैं। जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में आता है, तो उसे विभिन्न प्रकार के अवकाशों का लाभ राज्य सरकार या संबंधित सरकार की ओर से देय होता है। उसमें से एक अवकाश है उपार्जित अवकाश, जिसे सामान्य तौर पर हम पीएल के नाम से जानते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी स्थायी सेवा में होता है, अब राज्य सरकार में राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान में 2 वर्ष का प्रोबेशन यानी कि परिवीक्षा काल होगा, जिसमें आपको केवल सीएल यानी कि कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश ही दे होगा। उसके पश्चात 2 साल में स्थायीकरण के पश्चात आपको पीएल यानी उपार्जित अवकाश भी दिया जा सकता है, जिसे आप अपने संपूर्ण सेवा काल में विभिन्न नियमों के तहत अर्जित कर सकते हैं। तो क्या है उपार्जित अवकाश, इसका भुगतान कैसे होता है, सेवा काल के दौरान और सेवा निवृत्ति के पश्चात इसमें कितने पैसे का भुगतान आप अधिकतम ले सकते हैं, क्या है इसके नियम, आइए समझते हैं। सबसे पहले उपार्जित अवकाश राजस्थान सेवा नियम के नियम 91 यानी कि 91 में इसका उल्लेख किया गया है। उपार्जित अवकाश से संबंधित जो नियम है वो 91 और 92 है। 91 है वो सेवा काल के दौरान अर्जित प्लस भुगतान, और 92 है वो सेवा निवृत्ति के समय उसका नकद भुगतान को लेकर उल्लेख किया गया है। अब जैसे कोई सरकारी कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी है, यानी कि 2 साल की प्रोबेशन अवधि पूर्ण करने के पश्चात स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम वो 30 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित कर सकता है, अगर वो मध्यावधि अवकाश या ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करता है। मतलब अवकाशकालीन सेवाएं अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो, विश्रांतकालीन सेवाएं नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो 30 दिन अधिकतम कर सकेगा। और विद्यालय के शिक्षक जो शिक्षक है वो अधिकतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित कर सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। और सशस्त्र पुलिस बल की बात करें तो वो अधिकतम 42 यानी कि 42 दिन का पीएल एक वर्ष में अर्जित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई सरकारी विद्यालय का अध्यापक है और वो ग्रीष्म अवकाश के दौरान कोई सरकारी कार्य करता है, मान लीजिए कोई बीएलओ है या फिर कोई अन्य शिक्षक जो विशेष कार्य करता है, जो विशेष तौर पर इसके लिए अनुबंध किया जाता है उस कार्य के लिए, तो ऐसी स्थिति में प्रति 3 दिवस पर एक पीएल का भुगतान किया जाएगा, यानी कि उसके अवकाश खाते में जोड़े जाएंगे, जिसकी अधिकतम संख्या 15 होगी। क्योंकि अधिकतम अवकाश जो उपार्जित अवकाश है वो 30 हो सकते हैं, 15 तो वो ऑलरेडी ले रहा है और अधिकतम वो 15 अर्जित कर सकता है अवकाश की एवज में कार्य करने के लिए। प्रति 3 दिवस पर एक दिन का अवकाश उसे दे होगा। और जो पीएल जो होती है वो अग्रिम अवकाश के रूप में भी जोड़े जाने का इसका प्रावधान किया गया है। अब बात रहती है कि ये अवकाश जो है यानी कि जो पीएल है उपार्जित अवकाश है कैसे जोड़ी जाती है। एक राज्य सरकार का कर्मचारी जो एक वर्ष में इसके 2 बार पीएल जोड़ने का प्रावधान है। 15 पीएल है वो 1 जनवरी को जुड़ जाएगी और 15 पीएल है वो 1 जुलाई को जुड़ जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। और अक्सर ये देखा गया है कि साल में एक बार इसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए एक राज्य सरकार का कर्मचारी जो एक 6 माही में, मतलब एक वर्ष में 12 महीने हुए और 6 महीने में, एक 6 माही में मतलब जो 1 जनवरी और 1 जुलाई की हम जो बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 1 जनवरी को आप पीएल जोड़ रहे हैं और पिछले 6 महीने में कोई एक सरकारी कर्मचारी जो असाधारण अवकाश पर था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितने दिन का असाधारण अवकाश होगा प्रति 10 दिन के अवकाश पर एक पीएल घटा दी जाएगी। मान लीजिए कोई कर्मचारी 20 दिन अवकाश पर गया, असाधारण अवकाश, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, 2 पीएल उसकी काट दी जाएगी और 15 में से 2 काट दो, उसकी 13 जुड़ जाएगी। वो शिक्षक नहीं होना चाहिए, शिक्षक होगा तो उसकी आधी हो जाएगी। अन्य अवकाश, मान लीजिए असाधारण अवकाश में तो ये हो गया, अन्य अवकाश ले लिया किसी ने, तो वहां पर है वो पीएल काटी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो है वो अवकाश पहले से ही समर्पित कर चुका है। वो अन्य अवकाश जैसे कोई मैटरनिटी लीव पे जाता है, पैटर्निटी लीव पे जाता है या फिर पीएल को ही अवकाश के रूप में ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं होना है। और 10 दिन से कम होने की स्थिति में, अगर 5 से 10 दिन के बीच में है तो एक पीएल काटी जाएगी, और 5 से कम के मामले में असाधारण अवकाश है तो उसमें पीएल काटने का प्रावधान नहीं है।
अब दरअसल पीएल जो आप सेवा काल के दौरान लेते हैं उसका भुगतान आपको किस प्रकार से हो सकता है। पीएल का भुगतान दो प्रकार से हो सकता है। एक तो पीएल के बदले अवकाश, यानी कि उपार्जित अवकाश के बदले में आप उसे अवकाश के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, और दूसरा होता है उसका नगद भुगतान। अब पहले बात करते हैं पीएल के बदले में अवकाश कैसे हो सकता है। अब एक वर्ष में या एक बार में अधिकतम आप 120 दिन तक का उपार्जित अवकाश ले सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी प्रकार की गंभीर रोग से ग्रसित है और विशेष परिस्थिति है तो अधिकतम 300 दिन का अवकाश आप एक साथ स्वीकृत करवा सकते हैं, और सक्षम अधिकारी के माध्यम से, जो आपका संबंधित विभागाध्यक्ष होगा या नियुक्ति अधिकारी होगा, उसके माध्यम से आप इसे स्वीकृत करवा सकते हैं। अब मान लीजिए आप जो पीएल अपने खाते में जमा कर रहे हैं उस पीएल के बदले में आप नकद भुगतान लेना चाहते हैं, तो उसके नियम ये है कि एक वित्त वर्ष में, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसमें एक वित्त वर्ष में आप अधिकतम 15 दिन का जैसे उसे कहा जाता है समर्पित अवकाश। मान लीजिए आपने उपार्जित अवकाश आपके खाते में 100 है और आपने कहा कि मुझे 15 दिन का वेतन चाहिए, तो आपको 15 पीएल यानी कि 15 उपार्जित अवकाश है वो समर्पित करनी पड़ेगी। उसके एवज में आपको उसका भुगतान किया जाएगा। भुगतान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा, जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो, प्रार्थना पत्र दे रहे हो, उस दिन आपका बेसिक क्या है, प्लस उस दिन डीए की रेट क्या है, मतलब महंगाई भत्ता उस दिन की रेट क्या है, उस तिथि के अनुसार आपको 15 दिन का अवकाश दे होगा। माह की गणना है वो 30 दिन के अनुसार की जाएगी। 30 दिन का होगा और उसके आधार पर आपको आधा दिया जाएगा, बेसिक प्लस डीए। इसमें एचआरए की गणना नहीं की जाती है। और इसका उपार्जित अवकाश जो आप समर्पित करके नगद भुगतान लेते हैं, इसका आपको सेवा पुस्तिका जो सर्विस बुक है उसमें डेबिट खाते में इसका उल्लेख किया जाएगा। अब रहता है कि अब ये सेवा काल के दौरान हो गया। अब आप मान लीजिए सेवानिवृत्त हो गई, तो सेवानिवृत्ति की स्थिति में, सेवानिवृत्त होने पर शेष जो पीएल आपके खाते में बची हुई है, आपने जो सेवा काल के दौरान अर्जित की है, उसमें अधिकतम 300 दिन का भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए आपके खाते में 200 है तो आपको 200 का किया जाएगा, 300 है तो 300 का किया जाएगा, और 300 से ज़्यादा आप अपने खाते में वो जमा नहीं कर सकते हैं। तो 300 से ज़्यादा का आपका भुगतान होना नहीं है। 285 है तो 285 का हो जाएगा, 100 है तो 100। जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस दिन आपके खाते में कितनी पीएल शेष है यानी कि जमा है, उसके अनुसार आपको उसका भुगतान कर दिया जाएगा। उसमें भी यही देखा जाता है कि जब आप सेवानिवृत्त हुए हैं उस समय आपका मूल वेतन क्या है, और उस समय जब आप सेवानिवृत्त उस समय है वो महंगाई भत्ता क्या है, उसी के आधार पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरी स्थिति, कोई कर्मचारी अगर सेवा काल के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पीएल का भुगतान उसका जो वारंट होगा, उसका जो सदस्य होगा परिवार का, नॉमिनी जो भी होगा, जो प्रार्थना पत्र देगा, तो उसके आधार पर उसका भुगतान किया जाएगा। उसमें भी यही देखा जाएगा, जब कर्मचारी की मृत्यु हुई है उस समय बेसिक क्या था और उस समय महंगाई भत्ता क्या था, उसके आधार पर उस समय उसके खाते में जितनी पीएल बची है यानी कि उपार्जित अवकाश बचे हैं, उसका नकद भुगतान एक मुश्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आज हमने समझा कि उपार्जित अवकाश क्या है और इसका भुगतान कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।